महोदय, भारतीय बैंकिंग के इतिहास में लगातार बदलाव आए हैं। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिनका बैंकिंग के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिछले 40 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण घटना संभवतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण रही है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की सोच में परिवर्तन आया तथा 1970 के दशक के दौरान एवं 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में बड़ी संख्या में बैंकों की शाखाएं खुलीं, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में थीं। इस दौरान बैंकों का ध्येय भौतिक लक्ष्य प्राप्त करना अधिक रहा, इसलिए आस्तियों की गुणवत्ता पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों ने अपनी मूल वाणिज्यिक विचारधारा को संकुचित करके सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक ध्यान दिया। अपनी सामाजिक आर्थिक छवि को बनाए रखने में तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दौड़ में बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर पड़ती गई। बैंकों की उत्पादकता गिरती गई। अतिदेय ऋण तथा गैर निष्पादक आस्तियां बढ़ने लगीं तथा ग्राहक सेवा में गिरावट आई। इन सब घटनाओं का प्रभाव यह पड़ा कि बैंक अपने बहुत बड़े आकार के कारण अनार्थिक स्तर पर कार्य करने लगे थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में बैंकों में विस्तार से ज़्यादा समेकन पर जोर दिया गया तथा कार्यशैली में परिवर्तन आया। इस अवधि में परिचालनगत कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा में सुधार तथा उत्पादकता एवं लाभप्रदता में बढ़ोतरी पर अधिक बल दिया गया। शाखा विस्तार धीमी गति से हुआ एवं विशिष्ट शाखाओं जैसे विदेशी विनिमय शाखा, अनिवासी शाखा, औद्योगिक वित्त शाखा, आस्ती वसूली शाखा आदि खोलने पर अधिक ध्यान दिया गया। लाभप्रदता को ध्यान में रखकर शाखाओं के विलय, अनुषंगी शाखाएं खोलने तथा लगातार घाटा दिखाने वाली शाखाओं को बंद करने पर बल दिया गया। 1990 के दशक का प्रारंभ एक अति महत्वपूर्ण निर्णय के साथ शुरू हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में नरसिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने बैंकों की रचना को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के स्तर पर लाने के लिए व्यापक सिफारिशें की। समिति की सिफारिशों में पूंजी पर्याप्तता, लेखा कार्य मानक, तुलन पत्र की पारदर्शिता, आस्तियों के वर्गीकरण, आय की पहचान तथा प्रावधान शामिल हैं। समिति ने लेखा कार्य मानक एवं आस्तियों के वर्गीकरण तथा प्रावधान के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। महोदय, 1992 के बहुचर्चित प्रतिभूति घोटाले में अनेक बैंक लिप्त पाए गए। ऐसे घोटाले भविष्य में न हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय निगरानी बोर्ड का गठन किया है। इस
दशक की एक और महत्वपूर्ण घटना रही सार्वजनिक बैंकों द्वारा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन। प्रारंभ में यह प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा बैंकों को पूंजी अंशदान दिए जाने के परिणाम स्वरूप देखी जा रही थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों को सरकार से पूंजी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने भी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कामकाज के सभी पहलुओं पर निष्पादन प्रतिबद्धता के आधार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे बैंकिंग निगरानी व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ा है। वर्ष 2000 तक समूचे विश्व के लोग दूरसंचार, परिवहन एवं सोचने के तरीकों में चल रही ज़बरदस्त क्रांति की वजह से एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाएंगे। वित्तीय बाजार सार्वभौमिकरण, अवनियमन, प्रौद्योगिक बदलाव एवं नवोन्मेष विचारधारा आने वाले वर्षों में नीति निर्धारण के स्तंभ होंगे। आइए अगले 5 वर्षों में होने वाले संभावित बदलाव एवं विकास के क्षेत्रों पर एक नज़र डालें। चूँकि अधिकतर बैंकों को पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए बाजार से पूंजी जुटानी होगी, अतः बैंकों को अपनी छवि, उत्पादकता, लाभप्रदता तथा कार्यकुशलता में सर्वाधिक सुधार लाना होगा। अमध्यस्थीकरण तथा विदेशों से सस्ता ऋण प्राप्त होने के कारण बैंक ऋण की मांग में कमी रहेगी, इसलिए ऋण जमा अनुपात कम रहेगा। इस वजह से बैंकों को निधि निवेश के नए आयाम ढूंढने होंगे जो कि लाभ अर्जित करने वाले हों। अतः ट्रेजरी मैनेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ेगा। नए बैंकों के प्रवेश के साथ स्वचालीकरण भी तीव्र गति के साथ बढ़ेगा। इन्हीं बैंकों के आगमन से बैंकों को नए अवसरों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वचालीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की किफ़ायत को भी ध्यान में रखना होगा। परिमाणात्मक उद्विग्नता के स्थान पर गुणात्मक उद्विग्नता को ज़्यादा महत्व देना होगा तथा बैंक के आकार को लाभप्रदता के दायरे में रखना होगा। बड़े आकार के बैंकों से बेहतर वे छोटे बैंक रहेंगे जिनकी लाभप्रदता अधिक होगी। बैंकों की संरचना को बाजार प्रधान होने के साथ चुस्त, कुशल एवं जवाबदेह होना पड़ेगा।